क्या ही करेंगे, कोई काउंसलर हायर करके हम लास्ट ईयर की जो चॉइस फिलिंग की लिस्ट है उसको ऐसे भर देते हैं। सबसे पहला कॉलेज भर दिया एम्स दिल्ली। अब ऑब्वियस सी बात है एम्स दिल्ली आपको नहीं मिलेगा। फिर एम्स दिल्ली भरने का मतलब क्या है, इसके बाद का कोई भी कॉलेज कंसीडर नहीं किया जाएगा। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। तो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए कि मैं ऑडिबल हूँ, मेरी आवाज आपको क्लियरली आ रही है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे साथ कांठे हेड सर भी हैं। आज हम दोनों आपकी जो ये वेबिनार है काउंसलिंग का, इसको होस्ट करेंगे और आपके सारे जो डाउट्स होने वाले उनको क्लियर करेंगे। तो सर, एक बार आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए खुद को। हेलो सर, गुड इवनिंग एवरीबडी। माई सेल्फ अरुणेश कांठेड़। मैं माई एग्जाम डॉट ए आई की कोटा ऑफिस से हूँ। लास्ट 20 ईयर से मैं टीचिंग में हूँ और 2019 से स्पेशली इंस्टीट्यूट्स के लिए नीट काउंसलिंग को मैं करता हूँ। एंड नाउ दिस ईयर विद अभिनव सर की हेल्प से हम इस काउंसलिंग को और अच्छे से करने वाले हैं इस बार। तो सर स्टार्ट करें सर, आप अभिनव सर। ठीक है सर। तो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों के माइक और कैमरा ऑफ रहेगा, जिससे लाइक कोई डिस्टरबेंस खास ना हो। तो पहले हम लोग डिटेल में एक बार काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर देखेंगे। फिर कांठेड़ सर आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में बताएंगे। फिर आपका क्या पर्सनल, आपका क्या कहना चाहिए, रीजन होना चाहिए कॉलेज चूज करने के लिए, कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए, उनकी बात हम करेंगे। ठीक है, पर्सनल क्वेश्चन में प्लीज रहने दीजिए कि आपकी रैंक पे कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन सी वो है, वो सब के लिए नहीं है अभी ये वेबिनार। अब ये काउंसलिंग के बेसिक्स के लिए है। ठीक है, तो पहले आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन एंड आंसर हम लास्ट में देखेंगे। तो मैं अपनी वीडियो ऑफ करके मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ। प्लीज लेट मी नो कि मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को या नहीं। ठीक है बच्चों, आप यस सर। सबको भी विजिबल है स्क्रीन? एक बार थम्स अप कर दीजिए। बच्चों, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर, इट ठीक इज है, विजिबल सर। यस, बहुत वी बढ़िया। कैन स्टार्ट राइट नाउ। तो अगर हम एमसीसी काउंसलिंग की बात करें, सबसे पहले तो एमसीसी क्या है, दो काउंसलिंग की हमारे पास क्या कहना चाहिए बॉडीज होने वाली हैं। एमसीसी इज योर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। तो ये आपकी ऑल इंडिया कोटा को और इसके अलावा कुछ जो स्टेट्स हैं उनको देखेगी। इसके अलावा जो हमारी स्टेट काउंसलिंग है, ये दो सेपरेट चलेंगी। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट, हमें इन दोनों में पार्टिसिपेट करना है। अब स्टेट में हो सकता है आप एक स्टेट के लिए एलिजिबल हो या आप दो स्टेट के लिए एलिजिबल हो। क्या है एलिजिबिलिटी कंडीशंस, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। यहां पे हम बात कर रहे हैं एमसीसी की। ठीक है, तो अगर हम एमसीसी काउंसलिंग की बात करें तो सबसे पहले आपको ये दिख रहे हैं चार्जेस कि क्या क्या चार्जेस रहने वाले हैं। अगर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की और 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए और सेंट्रल कॉलेजेस के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस अभी दिख रही होगी। यही अगर हम बात कर रहे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए, तो फिर जो अमाउंट है वो आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, जो टोटल एमबीबीएस की सीट है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो टोटल सीट्स हैं वो लगभग लगभग 1.25 लाख के आसपास है, 1,29,000 टू बी प्रिसाइज। और इसमें गवर्नमेंट सीट्स जो है वो 63-64,000 के आसपास है। अब बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि अगर इतनी सीट्स हैं तो फिर हमारी अगर रैंक में भी 60 या 64 के आसपास है तो भी हमें एमबीबीएस या बीडीएस सीट मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ये ध्यान रखना है, ये की सारी जो इंडिया में सीट्स अवेलेबल हैं ये वो हैं। आप इन सारी सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं है। आप किन सीट्स के लिए एलिजिबल हैं? इनमें से 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा की जाती हैं। तो जितनी भी स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, किसी भी स्टेट में कोई भी कॉलेज है, उसकी 15% जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी और उसकी जो 85% सीट्स हैं वो उसके स्टेट कोटा में जाएंगी। तो आप एलिजिबल हैं सिर्फ 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स की और 85% जो आपका अपना स्टेट है, जो आपका सेल्फ स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो पूरे इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी 15% सीट के लिए आप फाइट करेंगे, प्लस हरियाणा की जो 85% स्टेट की सीट है आप उनके लिए फाइट करेंगे। बाकी किसी भी स्टेट की 85% सीट्स के लिए आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, फॉर एग्जांपल एम्स, जितने भी एम्स हैं, उन सब की जो 100% सीट्स हैं वो एमसीसी ही उनकी काउंसलिंग कराता है और इन 100% सीट्स के लिए आप एलिजिबल हैं। तो रफली अगर मैं आपको आइडिया दूं, ये सारी सीट्स मिला के जो हमारा सीट का नंबर निकलता है वो निकलता है लगभग लगभग, जिस रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाएगा जनरल में, वो है नियर अबाउट 28,000। तो अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक, कीप इन माइंड जनरल रैंक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑल इंडिया रैंक 28,000 है, तो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर स्ट्रे राउंड में लास्ट ईयर इतनी रैंक पे मिल गया था, अभी एग्जैक्ट स्ट्रे राउंड क्या है वो सब हम आज क्लियर करेंगे।
बट बेसिक चीज आपने ये ध्यान रखनी है कि दिस इज द नंबर यू शुड नो अबाउट, कि यहां तक आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस मिलने की उम्मीद इस साल है। अगर हम बात करें बीडीएस की, बीडीएस में भी जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो कंपेरेटिवली काफी कम है। सिर्फ 63 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और उनमें 4158 सीट्स हैं। अगेन यहाँ पे भी यही रूल अप्लाई होगा, इसीलिए गवर्नमेंट बीडीएस की जो कट ऑफ है वो बहुत लो नहीं जाती है। वो एमबीबीएस के लाइक हार्डली लगभग लगभग 10 से 15 मार्क्स का ही डिफरेंस रहेगा, इससे नीचे तक वो नहीं मिलती है। ठीक है, तो बिल्कुल इनिशियल चीजें आपकी यहीं पे क्लियर हो जानी चाहिए। अब अगर हम बात करें एमसीसी किस किस की काउंसलिंग कराएगी, तो ऑल इंडिया कोटा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इसके 15% जो है वो एमसीसी कराएगा। ईएसआईसी तो बेसिकली जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, इनके बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल ईएसआईसी फरीदाबाद है, या ईएसआईसी अलवर है, या ईएसआईसी बैंगलोर है। इन सबकी 15% सीट अगेन ऑल इंडिया के बच्चों के लिए अवेलेबल है, बाकी स्टेट के बच्चों के लिए है। और कुछ जो सीट्स होती हैं वो ईएसआईसी के जो अपने बच्चे होते हैं उनके लिए होती हैं। फिर एएफएमसी है, उसकी काउंसलिंग भी एमसीसी कराता है। एएफएमसी हर साल एक कट ऑफ निकालती है, उस कट ऑफ के बाद अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे, और आगे का जो भी काम है वो एएफएमसी खुद करेगा। तो एएफएमसी आपको बुलाएगा, आपको शॉर्टलिस्ट करेगा, आपका वहां पे फिजिकल फिटनेस होगा, आपका सब कुछ इंटरव्यू होगा, वो सब कुछ एएफएमसी बताएगा। बट हाँ, अगर आपको एएफएमसी में इनिशियल जो सिलेक्शन चाहिए तो वो एमसीसी के थ्रू ही मिलेगा। फिर डीयू के जितने भी कॉलेजेस हैं, तो डीयू में हमारे कॉलेजेस जाएंगे मौलाना आजाद, एलएचएमसी एंड यूसीएमएस। तो ये दिल्ली के 3 मेन कॉलेजेस के अलावा एक नया कॉलेज और है। इनकी जो 100% सीट्स हैं वो भी एमसीसी के थ्रू ही होंगी, बट इनमें भी अगेन आप एलिजिबल 15% के लिए हैं। 85% के लिए बच्चा वही एलिजिबल है जिसके पास या तो दिल्ली का डोमिसाइल है या जिसने 11th एंड 12th दिल्ली से की है। ठीक है, फिर तो जिपमर पुडुचेरी है और कराईकल है, 2 जिपमर के आपके सेंटर्स हैं, इनकी 100% सीट्स। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100% सीट्स, और आईपीयू के 2 कॉलेजेस वीएमएमसी, आरएमएल, एबीवीएम्स, इनकी 100% जो सीट्स हैं इनकी काउंसलिंग एमसीसी कराता है। आईपीयू के जो बचे हुए 2 कॉलेज हैं बीएसए एंड एमडीएमसी, इनकी 15% एमसीसी कराएगा, 85% आईपीयू खुद कराएगा। तो आप में से जितने भी बच्चों ने 11th एंड 12th दिल्ली से की है उन्होंने एक आईपीयू रजिस्ट्रेशन जरूर की होगी। जब ये रजिस्ट्रेशन ओपन हुई थी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपने अभी नहीं किया ये दोबारा ओपन होती है। अगर आप इस रजिस्ट्रेशन को करते हैं तभी आप इन 2 कॉलेजेस की 85% सीट्स के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर कोई भी बच्चा भी है जिसने 11th एंड 12th दिल्ली से की हुई है और उसने आईपीयू रजिस्ट्रेशन नहीं की है, तो जैसे ही ये दोबारा ओपन होगी आपने रजिस्ट्रेशन जरूर करनी है, वरना आप बीएससी और एनडीएमसी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। चलिए, ये सीट्स का आ गया लगभग, आईपीयू का मैंने आपको बता ही दिया। अब हम मेन बात करेंगे काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझने का। तो यहां पे अब मुझे सबकी अटेंशन चाहिए। तो अगर हम काउंसलिंग की बात करें, एक तरफ हम लिख लेते हैं ऑल इंडिया और एक तरफ हम लिख लेते हैं स्टेट। काउंसलिंग में 4 राउंड्स डिफाइंड होते हैं, इनको एक्सटेंड करके बाद में 5 या 6 भी किया जा सकता है, बट 4 राउंड्स तो होते ही होते हैं। इनमें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ऐसे ही है। राउंड 4 इज नोन एज स्ट्रे राउंड। कीप इन माइंड, राउंड 3 को पहले हम मॉप अप राउंड बोलते थे, बट मॉप अप राउंड पिछले 2 साल से हटा दिया गया है। अब मॉप अप राउंड जैसा कोई राउंड नहीं होता है और उसके जो भी रूल्स थे वो चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो आपने बहुत पुराने कहीं से भी अगर आप काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स उठाओगे तो आपको मॉप अप राउंड देखने को मिलेगा। अब उसका कोई भी मतलब नहीं रह गया है। अब ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का क्या सीन है इसको समझो। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा और स्टेट में जो काउंसलिंग होती है ना वो जिगजैग पैटर्न पे चलती है। मतलब सबसे पहले ऑल इंडिया का राउंड 1 होगा, उसके बाद स्टेट का राउंड 1 होगा, फिर ऑल इंडिया का राउंड 2 होगा, फिर स्टेट का राउंड 2 होगा, देन ऑल इंडिया राउंड 3, देन स्टेट राउंड 3। ठीक है, मैक्सिमम लोगों के लिए जो काउंसलिंग है वो यहीं तक होती है। जो लास्ट राउंड है स्ट्रे राउंड, ये बहुत ही खतरनाक राउंड है और इसकी कट ऑफ को देख के ना बहुत लोग गलत आइडिया लगा लेते हैं कि सर एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, मे भी मान लो एसएमएस जयपुर, और एसएमएस जयपुर मैंने देखा वो लास्ट ईयर ना 12,000 रैंक पे बंद हुआ था और मेरी रैंक तो 8,000 में तो मिल ही जाएगा। पर बच्चा ये नहीं देखता कि वो 12,000 स्ट्रे राउंड की रैंक थी, और स्ट्रे राउंड को समझना बहुत बड़ी चीज है क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे मात खा जाते हैं। तो इस पे बहुत ध्यान देना जब मैं इसको समझाऊंगा। तो सर सर जस्ट मिनट, एक बीएचयू वाराणसी का भी एमसीसी से होगा, थोड़ा वो शायद रह गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जो आईएमएस बीएचयू है, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज, इसकी काउंसलिंग भी आपकी जो एमसीसी है इसी के थ्रू होती है। ठीक है बच्चों, तो चलो, स्ट्रे राउंड ऑल इंडिया का एंड फिर स्ट्रे राउंड होता है
स्टेट का। अब इन राउंड्स का मतलब क्या है? सबसे पहले हर एक राउंड से पहले तो अगर हम इमेजिन करें ऑल इंडिया राउंड 1 की बात करते हैं, जो एमसीसी है वो जितने भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे उनका सीट मैट्रिक्स मंगाते हैं कि आपके पास टोटल कितनी सीट्स हैं एमबीबीएस की और उनमें रिजर्वेशन किस हिसाब से है। तो अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो रिजर्वेशन है ये कैटेगरी वाइज, एससी कैटेगरी के लिए 15% सीट्स आर रिजर्व, एसटी के लिए 7.5, पीडब्ल्यूडी 5%, ओबीसी एनसीएल के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। अब जो ये अनरिजर्व सीटें हैं ये बनती है लगभग लगभग 40%। अब यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, उनको लगता है जनरल सीट्स हैं। ध्यान रखना है जनरल सीट्स नहीं है, ये अनरिजर्व सीट है, मतलब ये ओपन सीट्स हैं। इनके लिए ये सब भी एलिजिबल होते हैं। तो अगर आपके मान लेते हैं ऑल इंडिया रैंक है 60 और आपको लगता है कि एम्स में 100 सीट्स हैं और 100 में से हाइपोथेटिकली मान लेते हैं 50 सीट्स जनरल की हैं, तो अब एक बच्चे को लगेगा कि सर अगर 60 में मेरी रैंक 60 है तो मेरे से ऊपर जो 59 बच्चे हैं उसमें कैटेगरी वाले बच्चे भी होंगे तो मुझे शायद ये मिल जाए। तो ध्यान रखना ऐसा नहीं है। जो बच्चे आपसे ऊपर हैं, अगर मान लो रैंक नंबर 15 का बच्चा ओबीसी है तो उसको सबसे पहले अनरिजर्व्ड सीट ऑफर की जाएगी। अगर उसको अनरिजर्व्ड सीट मिल गई, जो कि इस केस में मिल ही जाएगी, तो वो सीट खत्म हो गई। ठीक है ना? तो ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि जनरल रिजर्व सीट है, जनरल रिजर्व जैसा कुछ नहीं होता है, ये अनरिजर्व्ड या फिर ओपन सीट्स है। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। तो दिस इज ऑलरेडी जो आपकी रिजर्वेशन होने वाली है। तो सीट मैट्रिक्स में आपको इस रिजर्वेशन के हिसाब से आपकी सीट पता चल जाएंगी। अब आपको सबसे पहले करनी होगी रजिस्ट्रेशन। क्या क्या प्रोसीजर मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद आती है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग क्या है? ये भी सबसे ज्यादा जो ट्रिकी काम है, जो सबसे मुश्किल काम है, वो यही है। चॉइस फिलिंग में सबसे पहली चीज, आपके पास अनलिमिटेड चॉइसेस है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा टॉप 100 कॉलेजेस ही डाल सकता है या सिर्फ 50 चॉइसेस डाल सकता है। अगर हमारे पास इस साल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स में मान लेते हैं 600 इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, 600 कॉलेजेस आ रहे हैं, तो आप 600 के 600 भी अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ध्यान रखनी है। अब लिस्ट का जो आपका ऑर्डर होना चाहिए, जो आपका चॉइस फिलिंग का ऑर्डर होना चाहिए, कीप इन माइंड वो इस हिसाब से होगा कि हाइपोथेटिकली आपने मान लेते हैं 100 कॉलेजेस की लिस्ट बनाई। अब आपकी रैंक हाइपोथेटिकली मैं मान लेता हूं 12,000 ऑल इंडिया रैंक है। आपने सबसे पहला कॉलेज भर दिया एम्स दिल्ली। अब ऑब्वियस सी बात है एम्स दिल्ली आपको नहीं मिलेगा। फिर एम्स दिल्ली भरने का मतलब क्या है? तो ये ध्यान रखना कि जो सॉफ्टवेयर है ना वो हमेशा फर्स्ट जो आपकी प्रेफरेंस है वहां से स्टार्ट करेगा। तो वो आपकी रैंक पे आएगा, वो देखेगा कि आपको फर्स्ट कॉलेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता, मूव ऑन टू द सेकंड कॉलेज। क्या आपको सेकंड मिल सकता है? नहीं मिल सकता, मूव ऑन टू द थर्ड कॉलेज। क्या आपको थर्ड मिल सकता है? नहीं मिल सकता। इस तरीके से मान लो आपने जो 25th नंबर पे कॉलेज भरा है वो आपको मिल सकता है, एक सीट खाली है और आपके पहले और कोई बच्चा नहीं है जिसने उसको चूज किया है, तो आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इसके बाद का कोई भी कॉलेज कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आपकी काउंसलिंग आपके 25वें कॉलेज के नंबर पे ही बंद हो चुकी है। अगर आपको एक कॉलेज बहुत अच्छा था, जो आपको बहुत पसंद भी था, आपने उसको 26वें नंबर पे डाल दिया। इमेजिन करो, अब ऐसा कब होता है? जब किसी बच्चे को लगता है भाई हाइपोथेटिकली 12,000 रैंक पे मुझे मे बी एसएमएस जयपुर तो मिलने से रहा, ये तो बहुत ऊपर बंद हो जाता है, पर फिर भी चलो मैं डाल देता हूं, है ना? लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे हाइपोथेटिकली कल्पना चावला करनाल मिल सकता है, केसीजीएमसी करनाल का बच्चा है और वो करनाल का ही कॉलेज उठाना चाह रहा है, और उसको लगता है कि एसएमएस जयपुर यार अच्छी रैंक पे बंद होता है तो मैं इसको ऊपर डाल देता हूँ, मिलना तो वैसे भी नहीं है। अब बाय एनी स्ट्रोक ऑफ लक अगर आपको एसएमएस जयपुर मिल सकता था, मतलब एक सीट खाली रह गई और वो आपको अलॉट हो गई, तो आपको यही अलॉट हो जाएगा। नीचे वाला जो कॉलेज है 26वें नंबर वाला है वो कंसिडर भी नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, आपने लिस्ट इस ऑर्डर में बनानी है कि अगर आपको ऊपर वाला कॉलेज मिलता है तो आप खुश होते हैं। ऐसा ना हो कि आपको तो करनाल चाहिए था, आपने जयपुर वैसे ही डाल दिया और जयपुर आपको अलॉट हो गया, ये मुझे चाहिए ही नहीं था, अब मैं क्या करूं? अब कुछ नहीं हो सकता, अब वो कॉलेज आपको मिल चुका है, अब ये इस राउंड के लिए आपके हाथ से निकल चुका है। ठीक है? तो चॉइस फिलिंग इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसको हल्के मत लेना। बहुत लोग क्या करते हैं कि क्या ही करेंगे, कोई काउंसलर हायर करके हम लास्ट ईयर की जो चॉइस फिलिंग की लिस्ट है उसको एज इट इज भर देते हैं और उससे हमें कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे ज्यादा ध्यान से अगर कोई चीज करनी है वो यही करनी है। किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करना है चॉइस फिलिंग के लिए वो मैं आगे बताऊंगा, बट अभी आपको पता होना चाहिए चॉइस फिलिंग एग्जैक्टली है क्या। मान लेते हैं राउंड 1 में आपको
25वें नंबर का कॉलेज एसएमएस जयपुर अलॉट हो जाता है। अब जब आप स्टेट का राउंड 1 करेंगे, स्टेट के राउंड 1 में आप जो आपके स्टेट के कॉलेजेस हैं उनकी चॉइस फिलिंग करेंगे। सेम रूल यहां पे फॉलो होगा कि जिस ऑर्डर में आपने कॉलेजेस भरे हैं, आपको जो कॉलेज मिल सकता था, हाइपोथेटिकली आपको कॉलेज नंबर 3 मिल चुका है, तो वो आपको अलॉट हो जाएगा। अब होगा क्या, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। तो अगर मैं एक बार आपको पीपीटी का लास्ट पेज दिखाऊं, यहां देखिए। तो अगर राउंड 1 की हम बात करें, राउंड 1 में आपने एमसीसी पे अपनी चॉइस फिलिंग की और चॉइस फिलिंग में आपको एक सीट अलॉट हो गई। अब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, इसको भी बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर आपको वो सीट पसंद आ रही है, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपने जाके उस पर यस किया, आप कॉलेज गए अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर आप अपनी सीट के साथ सेटिस्फाइड हैं, तो आपने क्या किया, आपने उस सीट को ब्लॉक कर दिया कि मैं बस यहीं पे ही लाइक इस सीट को ही लेना चाह रहा हूं और मैं अब काउंसलिंग से बाहर हो जाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे के रैंक है 47 और उसको एम्स दिल्ली अलॉट हो गया है। अब ऑब्वियस सी बात है, एम्स दिल्ली से ऊपर तो उसको कुछ नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो टॉप के 1000-2000 रैंक के बच्चे हैं, ये सिर्फ उनके साथ होते हैं। उसके बाद जितने भी बच्चे हैं ना, उनके पास एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन का क्या मतलब है कि हाइपोथेटिकली अगेन अपने एग्जांपल में आपको एसएमएस जयपुर अलॉट हो गया है। आप एसएमएस जयपुर से सेटिस्फाइड तो हैं, पर आपको पता है कि आपको इससे भी बेटर कॉलेज मिल सकता है। तो आप एसएमएस जयपुर जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे और आप अपग्रेडेशन का फॉर्म भर देंगे। अब आप नेक्स्ट राउंड के लिए भी एलिजिबल हैं, तो अब आप राउंड 2 में चले जाएंगे। ठीक है। मीनवाइल स्टेट का कॉलेज आ जाता है, आपको स्टेट में भी सीट अलॉट हो गई। सेम कुछ जो प्रोसीजर है आपको यहां करना होगा। ठीक है, सारे ऑप्शंस यहां आपके पास होंगे कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपको एक कॉलेज पसंद आ गया, आप इसी को ब्लॉक कर ले, तो आप फिर यहां से अपने डॉक्यूमेंट्स लाके यहां जमा करा देंगे और अपना एडमिशन ले लेंगे। लेकिन अगर आपको अपग्रेडेशन करना है, तो आप यहाँ पे भी अपग्रेडेशन कर सकते हैं। इसको हम फ्री एग्जिट राउंड भी बोलते हैं। फ्री एग्जिट का क्या मतलब होता है कि आपको सीट अलॉट तो हो गई, पर वो सीट बहुत ही दूर की है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन 12,000 रैंक का बच्चा है और उसको जी कॉलेज मिल रहा है तमिलनाडु में, और उसको पता है कि इससे बेटर कॉलेज उसे अगले राउंड में मिल ही जाएगा। अब इतनी दूर मैं जाऊं, डॉक्यूमेंट्स जमा करूं, फिर जब मेरे को अगली बार कॉलेज मिलेगा मैं दोबारा जाऊं, डॉक्यूमेंट्स लेके आऊं, इससे बेटर है मैं कॉलेज जाऊंगा ही नहीं। तो वो फ्री एग्जिट कर सकते हैं। फ्री एग्जिट का मतलब है आपने कुछ नहीं करना, आपने ना कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट्स देने, आपने कॉलेज में पहुंचना ही नहीं है, आपको अपने आप फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा, ये सीट आपकी चली जाएगी। तो अब आप इस सीट के लिए एलिजिबल नहीं है, पर आप राउंड 2 में पहुंचे। ठीक है, तो समराइज अगर मैं करूं, राउंड 1 के बाद 3 ऑप्शन है, या तो 4 ऑप्शन है बल्कि, या तो आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आपको वो पसंद आ गया, तो आपने कॉलेज लिया और आप काउंसलिंग से बाहर हो गए। ठीक है, या आपने कॉलेज जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कराए पर आपको अपग्रेडेशन चाहिए, आपने अपग्रेडेशन ली और आप राउंड 2 में पहुंच गए। या आपने फ्री एग्जिट लिया और आप फिर से राउंड 2 में पहुंच गए। या आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं है, आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 में पहुंच गए। ठीक है, तो यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं। फिर आप राउंड 2 में जाएंगे। अभी हम पहले एमसीसी की बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे स्टेट की। राउंड 2 में ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपनी चॉइस फिलिंग दोबारा करनी है। ठीक है, जो आपकी राउंड 1 की लिस्ट थी वो अब नल एंड वॉइड हो चुकी है। ये कुछ लोग गलती कर देते हैं कि जो हम लोगों ने लिस्ट बनाई हुई थी वो तो सबमिट होगी ही, तो हमें कुछ नहीं करना है। वो लिस्ट जा चुकी है। आपको राउंड 2 के लिए एक फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी, आपको दोबारा से अपनी चॉइसेस डालनी होगी। ठीक है, अब यहां किस चीज का ध्यान रखना है, अगेन अपने वाले एग्जांपल पे आते हैं। एसएमएस जयपुर अलॉट हो गया है राउंड 1 में और आप अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करके आ गए। ठीक है, आपने राउंड 2 की लिस्ट बनाई। अब राउंड 2 की लिस्ट में अब यहां क्या नहीं करना है, सबसे पहले करना क्या है, आपने एसएमएस जयपुर से जो बेटर कॉलेजेस आपके लिए हैं, ये नहीं बोल रहा हूं कि रैंकिंग में बेटर कौन है, नहीं, रैंकिंग बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, आपके लिए बेटर कौन है, आपने सिर्फ उनको डालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं आपने अगेन फर्स्ट पे डाल दिया एम्स दिल्ली, सेकंड पे डाल दिया एम्स ऋषिकेश, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपने सिर्फ 50 कॉलेजेस डाले हैं। और आपने मान लेते हैं आपको कल्पना चावला चाहिए था, आपने 25वें नंबर पे कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डाल दिया है। अब अगेन यहां पे कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि मानो 24वें नंबर पे एक अगेन ऐसा कोई कॉलेज जो मुझे पता है मिल तो सकता ही नहीं है, पर मैं डाल देता हूं क्योंकि वो रैंकिंग में मुझे अच्छा लग रहा है। तो हाइपोथेटिकली मान लेते हैं ये है जी
जीएमसी जम्मू। ठीक है, अब देखो एक बहुत बड़ा खेल। राउंड टू में अगेन बाय अ स्ट्रोक ऑफ लक आपको जीएमसी जम्मू मिल जाता है, पर आपको जीएमसी जम्मू नहीं चाहिए था। आप बोलते हैं इससे बेटर तो मेरे लिए एसएमएस जयपुर ही था, तो मुझे वही सीट दे दो। ऐसा नहीं हो सकता। अब आपकी ये सीट चली गई, अब आपको इसी पे ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा सुनो। राउंड वन में जो आपको सीट मिल गई, अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए हाँ बोली है और आपको अपग्रेडेशन में कोई भी कॉलेज मिल जाता है, अब वो कॉलेज चाहे बेटर है आपके ओरिजिनल कॉलेज से, चाहे वर्स है, डज नॉट मैटर। अगर आपको कोई और कॉलेज राउंड टू में अलॉट हो गया, तो आपकी जो ओरिजिनल राउंड वन वाली सीट थी वो नल एंड वर्ड हो जाएगी, उस पर आपका कोई क्लेम नहीं रहेगा। आपके राउंड टू की सीट ही आपको लेनी पड़ेगी। तो इसलिए राउंड टू के लिस्ट में सिर्फ वो ही कॉलेजेस डालने हैं जो आपको राउंड वन से बेटर लगते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ इसलिए कॉलेजेस नहीं डालने कि भाई कोई बात नहीं, जो अच्छे कॉलेज मेरे को दिख रहे हैं निर्फ रैंकिंग पे है ना, एनआरएफ रैंकिंग है, या कोई भी एक रैंडम से रैंकिंग हमने गूगल से उठाई और उसके हिसाब से कॉलेज भर दिए, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो मान लेते हैं आपने समझदारी दिखाई और आपने राउंड टू में एक अपनी पसंद का कॉलेज अलॉट करा लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने, आपको कल्पना चावला चाहिए था, आपको कल्पना चावला मिल गया। अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? तो राउंड टू के बाद सबसे पहले आपको कॉलेज जाके क्या करना पड़ेगा? अलॉटमेंट करानी पड़ेगी, वरना आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगा। मतलब आपकी जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। बट अच्छी बात क्या है, इवन राउंड टू में आप अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां भी अपग्रेडेशन के लिए कराएंगे। सेम प्रोसीजर होगा राउंड थ्री के लिए। अगेन फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। पुरानी सारी चॉइसेस क्या हो चुकी हैं? नल एंड वर्ड हो चुकी हैं। अगेन सब कुछ सेम होगा। तो राउंड थ्री में अब पॉसिबिलिटी क्या क्या है? या तो राउंड टू में आपको कॉलेज मिल गया था, अपने एग्जांपल में कल्पना चावला, आपको पसंद आया, आपने ज्वाइन कर लिया एंड एग्जिट कर दिया काउंसलिंग से, या आपने ज्वाइन किया और आपने अपग्रेड कर दिया, या आपने सीट को सरेंडर कर दिया। कर सकते हैं, पर आपकी जो क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो वापस नहीं आएगा, वो फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है, या फिर चौथी पॉसिबिलिटी क्या है? आपको कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं। ठीक है, वन में भी नहीं हुआ था और टू में भी नहीं हुआ, आपकी रैंक थोड़ी पीछे है। ठीक है, अब ये तीनों बच्चे राउंड थ्री के लिए एलिजिबल हैं। फिर राउंड थ्री में फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, फिर सब कुछ होगा। अब जो सीट आपको अलॉट हो गई, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है इसको। अब अगर आपको सीट अलॉट हो गई, अब इसको ज्वाइन करना मैंडेटरी है। आप राउंड फोर के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखो, राउंड थ्री में जो सीट हो जाती है अलॉट, आप उसके लिए उसको ज्वाइन करना आपके लिए मैंडेटरी है। आप इसको लीव नहीं कर सकते हो, आप इसको नहीं छोड़ सकते हो। अगर आपने ये सोचा कि मैं जाऊंगा ही नहीं कॉलेज और मैं सीट छोड़ दूंगा और अगले राउंड में एलिजिबल हो जाऊंगा, नहीं। अगर जिस भी बच्चे को सीट अलॉट हो गई है वो काउंसलिंग से एग्जिट कर जाएगा, वो स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप चाहे आपको सीट पसंद आई है नहीं आई है, अगेन आपने ये बेवकूफी की कि राउंड टू में अच्छा कॉलेज मिल गया था पर राउंड थ्री में चॉइस फिलिंग में कुछ गड़बड़ी कर दी और कोई बेकार कॉलेज आपको मिल गया। एक बड़ा एक सैड एग्जांपल था 2 साल पहले, एक कॉलेज है वीएमएमसी, सबको पता होगा है ना, वर्धमान महावीर। ऐसा ही एक कॉलेज ना बिहार में भी है। ठीक है, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, वर्धमान के नाम से कुछ है। तो एक बच्चे ने ना चॉइस फिलिंग करते हुए पूरा नाम नहीं देखा और इसने इसकी जगह जो दूसरे वाले को था उसको चूज कर लिया, और राउंड थ्री चल रहा था और उसको हो गया अलॉट। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा। अब अगर आपने सीट को छोड़ दिया, आप काउंसलिंग से बाहर हो। स्टेट में आपको फिर भी मिल जाएगा, चलो अगर मान लेंगे हम स्टेट के लिए एलिजिबल हो, स्टेट की बात करूंगा मैं, लेकिन ऑल इंडिया से आप बाहर हो चुके हो, ऑल इंडिया में आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए राउंड थ्री सबसे क्रूशियल राउंड है और यही वो एक्चुअल राउंड है जहां पे आपको अपनी पसंद की सीट मिलेगी। ठीक है, तो आप में से 99% जो बच्चे हैं उनको जो बेस्ट पॉसिबल सीट मिलेगी वो ऑब्वियसली बात राउंड थ्री में मिलेगी। तो राउंड वन एंड राउंड टू बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते हैं, बट हाँ राउंड थ्री बहुत ज्यादा मैटर करेगा क्योंकि यही आपकी फाइनल सीट होने वाली है। ठीक है, तो अब स्ट्रे राउंड के लिए कौन सा बच्चा एलिजिबल होता है? स्ट्रे राउंड के लिए सिर्फ वो बच्चा एलिजिबल होता है जिसकी रैंक इतनी पीछे है या जिसने चॉइसेस इतनी लिमिटेड डाली हैं कि उसको राउंड थ्री में कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ। ठीक है,
तो मान लेते हैं कि एक बच्चा है जी 24,000 रैंक वाला। अब 24,000 पे उसने चॉइसेस इतनी कम डाली जिसमें उसको क्या कहते हैं कोई कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं, तो सिर्फ ये बच्चा स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल होगा। अब स्ट्रे राउंड का मतलब क्या है कि अब जितनी भी सीटें भरी हुई हैं, बची हुई हैं सॉरी आपके कॉलेजेस में, वो सारी एक राउंड में करवा दी जाएंगी। अब इसको ना मैजिकल राउंड भी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा कोई कॉलेज जो राउंड 3 में 5,000 रैंक पे बंद हो जाता है, कई बार वो स्ट्रे राउंड में 15,000 रैंक तक के बच्चे को मिल जाता है। अब इस चक्कर में बच्चे क्या करते हैं कि सर मैंने पिछली 2 बार देखा कि मेरी रैंक तो 13,000 है, वैसे मुझे पसंद का कॉलेज नहीं मिल रहा, लेकिन मेरा जो फेवरेट कॉलेज है फॉर एग्जाम्पल अगेन एसएमएस जयपुर है, वो पिछले 2 बार से ना 15-15 हजार पे बंद हो रहा है स्ट्रे राउंड में। तो मैं राउंड 3 तक ऐसी चॉइसेस डालूंगा जो मुझे मिले ही ना, फिर मैं ऑटोमेटिकली स्ट्रे के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा और मैं एसएमएस जयपुर उठा लूंगा। बट हो सकता है इस साल एसएमएस जयपुर की स्ट्रे राउंड तक कोई सीट आए ही ना। जरूरी नहीं है कि हर एक कॉलेज की स्ट्रे राउंड तक सीट आती ही आती है, ऐसी गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब स्ट्रे राउंड में आपके जितने कॉलेजेस आए हैं आपको उनमें से ही चॉइस उठानी पड़ेगी। अब हो सकता है कि 100 कॉलेज आए और 100 के 100 या तो साउथ के हैं या नॉर्थ ईस्ट के हैं, और आपको कोई कॉलेज चाहिए ही नहीं इनमें से, तो आपको इनमें से कोई कॉलेज उठाना ही पड़ेगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो ऑब्वियसली बात आप काउंसलिंग से बाहर हो गए, आप अगले साल प्रिपेयर करेंगे। वर्स्ट केस और खराब क्या होता है, बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने स्ट्रे राउंड भर दिया, इन चॉइसेस को भर दिया और उसको मान लेते हैं जी एक तमिलनाडु का कॉलेज अलॉट हो गया। अब इस बच्चे को लगता है कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गई मुझसे, मुझे तो ये कॉलेज नहीं लेना है, मैं अगले साल दोबारा प्रिपेयर कर लूंगा। नहीं बेटा, आप नहीं कर पाओगे। अगर स्ट्रे राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, इसको ज्वाइन करना मैंडेटरी है। अगर आप इसको ज्वाइन नहीं करोगे आप अगले साल का नीट भी नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला स्ट्रे राउंड भले ही मैजिकल राउंड है बट ये बहुत ही डेंजरस राउंड है, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर आपने कॉलेज छोड़ा, ये कॉलेज अलॉट नहीं करवाया, मतलब अलॉट हो गया और आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, तो आप अगले साल के नीट से भी बाहर हो। इस साल भी कॉलेज नहीं मिलेगा, अगले साल भी कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए काउंसलिंग को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। काउंसलिंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। अब आपने पूरी मेहनत की, रैंक आपने निकाल ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो लास्ट स्टेप है बिल्कुल कॉलेज में एंट्री करने वाला, वो बहुत ईजी नहीं है, इसमें काफी दिमाग लगता है। तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। जो ये मैंने सारे प्रोसेस बताए ना, यही सारे स्टेट में भी होते हैं, एग्जैक्ट सेम स्टेट में होगा, वो मैंने आपको बताई दिया, जिगजैग पैटर्न चलेगी। तो ये रही वो जिगजैग पैटर्न। ध्यान क्या रखना है कि राउंड 3 ऑल इंडिया का और राउंड 3 स्टेट का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास राउंड 3 के टाइम पे कोई भी कॉलेज आपके हाथ में हुआ, चाहे ऑल इंडिया से चाहे स्टेट से, आप स्ट्रे के लिए एलिजिबल नहीं है। ये भी ध्यान रखना कि राउंड 3 ऑल इंडिया तक आपको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है आप स्ट्रे के लिए एलिजिबल हैं, पर आपने स्टेट के राउंड 3 में कॉलेज अलॉट करा लिया जस्ट इन केस कि कोई बात नहीं, एक कॉलेज तो मेरे हाथ में रहना चाहिए। अगर आपको स्टेट में भी कॉलेज मिल गया ना, तो भी आप ऑल इंडिया के स्ट्रे के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से राउंड 3 को आपने खेलना है। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, आई होप क्लियर हुआ होगा। थैंक यू अभिनव सर। तो काउंसलिंग प्रोसेस जानने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, जब आपको सीट अलॉट हो जाता है तब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जहां डॉक्यूमेंट्स हमारे प्रॉपर नहीं होने के कारण सीट अलॉटेड सीट कैंसिल हो जाती है। तो अगेन एक जो इम्पोर्टेंट मैटर है वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स जो हमें कौन कौन से हम अभी से आपको तैयार कर लेने हैं, और फिर आपको जब रिपोर्टिंग के लिए जाना है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ ले जाने हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। स्क्रीन में आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट दे रहा हूं मैं आपको। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, नो डाउट नीट यूजी एडमिट कार्ड जो है, ऐसा नहीं कि आप ये बोल दो कि सर वो तो हमने वहां दे दिया, आप डाउनलोड कर सके, डाउनलोड किया होगा, सॉफ्ट कॉपी होगी आपके पास। देन स्कोर कार्ड जो है, रैंक का जो लेटर और नीट यूजी स्कोर कार्ड जो आपको मिला है वो। देन उससे पहले आपके 10th सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के पर्पज से चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए। बहुत सारे स्टेट में, जैसे बहुत सारे स्टेट में 12th मार्कशीट इज एनफ टू डिक्लेयर दैट कि वी हैव क्लियर द एलिजिबिलिटी एग्जाम। बहुत सारे स्टेट जो है वो एक पासिंग सर्टिफिकेट भी देते हैं, जैसे सीबीएसई में केवल 12th मार्कशीट देते हैं। बहुत सारे स्टेट या बहुत सारे दूसरे जो बोर्ड है वो पासिंग सर्टिफिकेट देते हैं। तो वो भी आप एक बार अगर वहां से मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए। तो ये हमारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हुए। कौन कौन सा, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। नीट का जो हमें एडमिट कार्ड दिया गया,
देन हमारा स्कोर कार्ड, 10th एंड 12th मार्कशीट, एंड इन सम स्टेट कुछ केसेस में 12th पासिंग सर्टिफिकेट, राइट। ये हमारे होंगे। उसके बाद एक हमें जो भी हमारा वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ चाहिए, दैट इज आधार, लाइसेंस, पासपोर्ट, लाइक दिस, ये हमको चाहिए। नेक्स्ट, जब बात करें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, लेकिन वही फोटोग्राफ जो आपने अपने एडमिट कार्ड पे लगाया था, नीट के एडमिट कार्ड पे लगाया था, उसी की आप 10 to 15 कॉपीज बना के रख लीजिए। एक से ज्यादा कॉलेज में जाने की जरूरत पड़ती है तो वहां पे हम इसको लेके जा सकते हैं। बल मतलब ज्यादा से ज्यादा बना के रखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। नाउ इसके बाद जब आप काउंसलिंग करेंगे और आपको सीट अलॉट होगा तो आपको एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। उसको आपको डाउनलोड करके उसका एक प्रिंट आउट निकालना होता है, वो अपने साथ रखना होगा। बहुत सारी जगह मेडिकल सर्टिफिकेट मांगते हैं। उससे पहले मैं बात करूंगा द ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट। वो स्टूडेंट जिन्होंने वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी एक बार आप मैसेज कर दीजिए, स्क्रीन विजिबल है सबको चैट बॉक्स में? ओके। सो एक बार मैं वापस जल्दी से रिपीट कर देता हूँ क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। 10th 10th पासिंग सर्टिफिकेट, 12th पास सर्टिफिकेट, देन नीट यूजी कार्ड, एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, और किसी पर्टिकुलर कुछ स्टेट में 12th पासिंग सर्टिफिकेट, किसी कुछ पर्टिकुलर बोर्ड जो है, सीबीएसई ऐसा नहीं करता, बाकी दूसरे कुछ स्टेट बोर्ड है वो पासिंग सर्टिफिकेट देते हैं तो वो। देन राइट, जब आपको रिजल्ट राउंड 1 या राउंड 2 वाइज आपको जैसे ही रिजल्ट मिलता है वहां से एक आपको अलॉटमेंट सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, उसको डाउनलोड करके वो आपको रखना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको रखने हैं, जो आपने एडमिट कार्ड में लगाए हैं वो आपको रखने हैं। देन नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और इसी के पैरेलल में गैप सर्टिफिकेट। जिन बच्चों ने 25-26 इस करेंट ईयर में कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है, उनको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। गैप सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं? एक चीज, सिंपली एक एफिडेविट होता है, 50 रुपीज के स्टाम्प पेपर या 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर पे एक एफिडेविट बनता है, जहां पे आपको ये बताना होता है कि इस बार हमने ऐसा कोई कहीं भी कोई ज्वाइन नहीं किया है, राइट। और नोटरी करवाना होता है, मोस्ट प्रोबेबली हर एक सिटी में अवेलेबल है, आप बहुत इजीली बन जाता है, कोई पैनिक नहीं है इसमें, इजीली बन जाता है, राइट नाउ। बट यहाँ एक चीज और समझ लेनी है अपने को, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने हो सकता है कि 12th आज से 2 साल पहले दिया हो, 1 साल उन्होंने गैप ले लिया हो, लेकिन दिस करेंट ईयर 25-26 की बात कर रहा हूं, यहाँ किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया हो, तो उनको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। बट जिस कॉलेज में वो भी हैं वहां से आपको अपना टीसी लेना होगा, दैट इज ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा, और एक करेक्टर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। उसका एक सेट परफॉर्मा होता है जो आपको स्कूल प्रिंसिपल से या आप अपने एमएलए से और इनसे आप करवा सकते हैं, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट बहुत सारे स्टेट में, कभी किसी स्टेट में या पर्टिकुलर किसी कॉलेज में जरूरत पड़ सकती है आपको, अदरवाइज टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट से हमारा काम हो जाता है। बहुत सारे कुछ स्टेट्स जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कुछ कॉलेजेस जो है वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, आपको बना के रख लेना चाहिए स्टेशनरी पे। इसका एक स्टेशनरी, किसी भी स्टेशनरी शॉप पे इसका एक परफॉर्मा मिलता है, और उसको एक किसी कोशिश ये करें कि गवर्नमेंट डॉक्टर, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं उनसे आप इसको स्टैंप लगा के अंडर साइन कर लें, राइट। ये भी एक कोई बड़ा काम नहीं है, बना के रख लेना चाहिए इसको भी। हमारे एक जो आपकी जो सर्टिफिकेट फाइल है उसमें इसको बना के रख लेना चाहिए। नाउ द रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, जो जो स्टूडेंट्स जो जो कैटेगरी में है, कैटेगरी सर्टिफिकेट बना लेना है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रिन्यूअल होते हैं आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कुछ सेंटर का अलग बनता है, कुछ स्टेट का अलग बनता है, तो आपको जहां अलग है वहां दोनों बनाने हैं। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैंने एक बना लिया और वो दोनों जगह काम कर जाएगा, नहीं। अगर आप अपने स्टेट के लिए, किसी स्टेट के लिए हैं तो वहां का वहीं के पर उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, और सेंटर का मोस्टली सेंटर वाला इंग्लिश लैंग्वेज में बनता है। जैसे राजस्थान की बात बोल लें तो वो हिंदी में बनता है, ठीक है। तो ये आपको स्टेट टू स्टेट आपको देखना है, और इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि
जो सेंटर का बन गया वही स्टेट में काम आ जाएगा, ऐसा नहीं है। रिन्यूअल होता है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस रिन्यूअल होते हैं, एससी एसटी आई थिंक सब जगह, लेकिन अगेन वो स्टेट और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट होंगे कुछ स्टेट्स के लिए, राइट। बट रिन्यूअल की इसमें जरूरत नहीं होती एससी एसटी में, बट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपको ये करना होगा। नेक्स्ट आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये स्टेट काउंसलिंग में जरूरत पड़ेगी आपको, स्टेट एमसीसी की काउंसलिंग में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट मोस्टली जो एक मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको बोला जाता है मोस्टली वो होता है, स्टेट वाइज अलग हो, स्टेट वाइज डिफर अलग अलग होते हैं। जैसे पर्टिकुलर दिल्ली की बात करेंगे तो अगर आपके पास 11th और 12th पास और 11th और 12th का आपने वहीं से किया हुआ दिल्ली से, तो उसी से काम हो जाता है। तो एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बना के रख लेना होता है, इसको इसका रिन्यूअल की जरूरत नहीं होती है। ये कंप्लीट आपका जो मूल निवास पर मोस्टली मूल निवास प्रमाण पत्र से काम हो जाता है, बट स्टेट टू स्टेट ये डिफर करता है। ठीक है, तो ये जो सारे सर्टिफिकेट है बच्चों, आप सबको अभी टाइम है, काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, जिनको पता है कि हमें एक सिक्योर सीट मिलने वाली है, तो एक फाइल बना लें, इनके 2 या 3 सेट कंप्लीट करके रखें। जिससे क्या होगा कि हो सकता है कि आपको किसी कॉलेज में आपको राउंड 1 के बाद एक कॉलेज, एमसीसी राउंड 1 के बाद एक पर्टिकुलर कॉलेज में जाके आपको डॉक्यूमेंट देने हुए, साइमल्टेनियसली आपको स्टेट काउंसलिंग में भी किसी कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो आपके पास प्रिपेयर रहेगा, आप जा सकते हैं। क्योंकि 5 to 10 डेज का डिफरेंस गैप होता है। मैं अभी देख रहा था कि एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि क्या राउंड स्टेट एमसीसी का राउंड 1 स्टेट राउंड 1 कर होते होते एमसीसी राउंड 1 का रिजल्ट आ जाता है। ऑफ कोर्स स्टेट राउंड 1 कंप्लीशन से पहले पहले एमसीसी राउंड 1 का रिजल्ट आ जाता है, वो एनफ गैप देते हैं। आपके जो भी ये क्वेरीज है, एक बार हम लास्ट में आपके जो भी क्वेरीज हैं उनको हम लास्ट में जरूर लेंगे एक बार, ठीक है। और ये सारे आपको कंप्लीट रखने हैं। ड्रॉपर के लिए जैसे बोला जा रहा है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना है, राइट। और जो भी आपके चेट बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस हैं उनके हम आंसर्स हम एक बार एंड में कर लेंगे। एक बार एक जनरलाइज प्रोसेस आपको हम बता रहे हैं कि जनरल डॉक्यूमेंट्स जो ये सबको बनाने हैं वो आपको सबको एक बार बना के रख लेने होते हैं, ठीक है। बाकी आपके जो जो भी क्वेरीज है उनको हम लास्ट में लेके उनके आपको आंसर्स देंगे। अभिनव सर, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है सर, तो डॉक्यूमेंट्स का आपने अच्छे से बता दिया, मैंने जनरलाइज बच्चों प्रोसेस बता दिया आपको कि किस तरीके से जो आपकी काउंसलिंग हो रहने वाली है। अब फैक्टर्स कौन से हैं जो आपने कंसीडर करने हैं चॉइस फिलिंग से पहले, फटाफट से उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं अगेन स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ। इज माई स्क्रीन विजिबल? अब अगेन ये ऐसी चीज जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होती, जो सिर्फ पीयर प्रेशर में से कर लेते हैं। मतलब कि अगर मेरी रैंक तो भाई 4000 आई है और लास्ट ईयर तो 4000 पे बहुत अच्छा कोई कॉलेज है वो मिला था, तो मुझे वही लेना पड़ेगा, पर मुझे तो शायद एक ऐसा कॉलेज चाहिए जो 12000 रैंक वाले बच्चों को मिलता है, तो मैं वो कॉलेज क्यों लूं, है ना, मेरी रैंक तो बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ध्यान रखना, सबसे पहले जो कॉलेज की रैंकिंग होती है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, ठीक है। हल्का फुल्का करती है यस, लेकिन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है। लेकिन दिक्कत की बात क्या है, गलती क्या करते हैं मैक्सिमम लोग सिर्फ इसको ही सबसे ऊपर रखते हैं, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग अगर कोई कॉलेज बहुत अच्छा है, निर्फ रैंकिंग उसकी 2 है वर्सेस एक कॉलेज की रैंकिंग 20 है, तो ये शायद कुछ बहुत ही एक्सट्रीम अच्छा कॉलेज होगा। तो हमारी अगर रैंक 2000 आई है तो हमें डेफिनेटली इसको चूज करना चाहिए, इसको कंसिडर भी नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैंने खुद एमबीबीएस की हुई है, आप सबको पता ही होगा कि आई एम एमबीबीएस फ्रॉम एम्स दिल्ली, है ना। तो मैं इस फील्ड के बिल्कुल कोर से हूं, इसलिए यहां मैं आपको अभी क्लियर कर देना चाहता हूं, एमबीबीएस बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, ठीक है। एमबीबीएस आप किस कॉलेज से कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप अपनी पीजी मतलब अपनी एमडी या एमएस कहां से कर रहे हैं और किस फील्ड से कर रहे हैं, ठीक है। किस फील्ड से और किस कॉलेज से, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है एज कंपेयर्ड टू आप एमबीबीएस कहां से कर रहे हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये, तो सिर्फ एमबीबीएस की रैंकिंग के हिसाब से कॉलेज मत उठा लेना। दूसरी चीज, अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर एमडी एमएस के बारे में अभी क्या सोचना, ये तो नीट पीजी के बाद होगा, है ना, एमबीबीएस के बाद हम एग्जाम देंगे उसके बाद ये डिसाइड करेंगे, ऐसा नहीं है। आप नीट यूजी में कौन सी एमबीबीएस सीट उठा रहे हैं, ये डिसीजन आज का सिर्फ नहीं है, ये अगले 5.5 साल बाद जब आप नीट पीजी देंगे उस टाइम पे आपके लिए एमडीएमएस करना कितना इजी होगा कितना मुश्किल होगा, ये आज डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए नीट यूजी की काउंसलिंग को, एमबीबीएस की काउंसलिंग को हल्के में मत लेना, ये तुम्हारी आगे की पूरी लाइफ डिसाइड करने वाली है, पूरे करियर को डिसाइड करने वाली है, ठीक है। तो कॉलेज कंसीडर करने से पहले फैक्टर्स कौन कौन से होने चाहिए ध्यान रखो। सबसे पहला फैक्टर
अगेन मैं पीजी की बात कर रहा हूं, तो पीजी की ही कर लेते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, नीट पीजी में आपकी जो सीट्स होती है ना, वो 50% रिजर्व्ड होती हैं यूनिवर्सिटी के लिए। समझो इस चीज को, यूनिवर्सिटी बोल दो इसको, या कुछ एक जगह यूनिवर्सिटी, कुछ एक जगह स्टेट, ठीक है। अब देखो इसको, जैसे नीट यूजी में तुमने सुना होगा, देर आर सम स्टेट्स विच आर हाई कट ऑफ, है ना, और सम स्टेट्स विच आर लो कट ऑफ। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाई कट ऑफ की बात करें, दिल्ली एक हाई कट ऑफ स्टेट है, हरियाणा एक हाई कट ऑफ स्टेट है, राजस्थान एक हाई कट ऑफ स्टेट है। लो कट ऑफ की बात करें, पंजाब लो कट ऑफ स्टेट है, हिमाचल लो कट ऑफ स्टेट है, बिहार लो कट ऑफ स्टेट है। मतलब कि अगर यहाँ पे मानो, अगर दिल्ली का बच्चा है, उसको रैंक लगभग लगभग 6 से 7 हजार के अंदर अंदर ही चाहिए, तभी उसको दिल्ली का कॉलेज मिलेगा। हरियाणा का बच्चा है, उसकी रैंक, अगर उसको हरियाणा में कॉलेज चाहिए, तो उसकी रैंक 21 या 22 हजार के आसपास आनी चाहिए, तभी उसको कॉलेज मिलेगा। पर पंजाब का बच्चा है, पंजाब के बच्चे को अगर उसकी रैंक मानो 35,000 भी है, तब भी उसको पंजाब का कॉलेज मिल जाएगा, भले ही ऑल इंडिया में से कॉलेज ना मिले। तो ये होता है लो कट ऑफ स्टेट, ये होता है हाई कट ऑफ स्टेट। सेम चीज चलती है नीट पीजी में। नीट पीजी में भी देर आर सम हाई कट ऑफ स्टेट्स एंड देर आर सम लो कट ऑफ स्टेट्स। अब यूजी में तो आप किस स्टेट के लिए एलिजिबल हैं वो डिपेंड करता है, आपके पास डोमिसाइल किसका है और आपने 11th एंड 12th कहां से की है। तो मैक्सिमम स्टेट्स और डोमिसाइल मांगते हैं, कुछ अगर आपने 11th एंड 12th की हुई है उसके बेस पे एडमिशन दे देते हैं, अगेन फॉर एग्जांपल दिल्ली। बट पीजी में आपका एमबीबीएस कॉलेज किस स्टेट में है वो मैटर करता है, ठीक है। तो एमबीबीएस कॉलेज अगर आपका बिहार में है, आपका डोमिसाइल हरियाणा का है, पीजी में जो आपको रिजर्वेशन मिलेगी ना, वो बिहार की मिलेगी, हरियाणा की नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, पीजी में डोमिसाइल मैटर नहीं करती है, पीजी में एमबीबीएस का जो कॉलेज है, जो एमबीबीएस की यूनिवर्सिटी है, सिर्फ वो मैटर करती है। लास्ट ईयर ही ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। इससे पहले तक आपका जो डोमिसाइल स्टेट था एज वेल एज आपका जो कॉलेज का स्टेट था, आपको दोनों में क्या कहते हैं परमिशन मिल जाती थी, दोनों की रिजर्वेशन मिल जाती थी। अब सिर्फ और सिर्फ जो आपकी एमबीबीएस कॉलेज की स्टेट है उसकी रिजर्वेशन आपको मिलेगी। तो आप आज किस स्टेट में जा रहे हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, वो स्टेट आपका नेटिव स्टेट बन जाएगा नीट पीजी के टाइम पे, ठीक है। अब मैंने बिहार का एग्जांपल क्यों लिया, इमेजिन करो कि तुम्हारा ड्रीम है कि मेरे को एमडी करनी है जी, हाइपोथेटिकली डर्मेटोलॉजी में, ठीक है, मुझे स्किन का डॉक्टर बनना है। अब ये डर्मेटोलॉजी अगर एक बच्चा एमबीबीएस कर रहा है, मे भी दिल्ली से या मे भी हरियाणा से, ठीक है, उसको नीट पीजी में रैंक शायद अंडर 2000 लानी पड़ेगी, तब जाके उसको शायद एमडी डर्मेटोलॉजी किसी गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगी। वही बच्चा अगर बिहार में एमबीबीएस कर रहा है, उसकी अगर अंडर 10,000 आ जाए नीट पीजी में, एग्जाम दोनों का सेम है, कीप इन माइंड एग्जाम दोनों के लिए सेम है, लेकिन यहां उसको अंडर 2000 रैंक चाहिए, यहां उसको अंडर 10,000 रैंक चाहिए, ठीक है। सेम कोर्स के लिए सिर्फ स्टेट वेरी कर गया, क्योंकि यहाँ के जो स्टेट्स हैं, यहाँ की जो सीट्स हैं, वो कंपेरेटिवली लो कट ऑफ पे आपको क्या कहते हैं, लो रैंक पे भी आपको मिल जाती है, लेकिन कुछ स्टेट्स में आपको बहुत हाई कट ऑफ, आपको हाई कट ऑफ में रहना पड़ता है, आना पड़ता है, आपको हाई रैंक लानी पड़ती है। तो इसीलिए एमबीबीएस का कॉलेज चूज करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो हो गया आपका पीजी कोटा। अब एग्जैक्टली आपके लिए किस स्टेट का पीजी कोटा बेस्ट रहेगा, वो आपकी क्या रैंक आई है और क्या आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है उस पर डिपेंड करेगा। तो जो लोग हम लोगों से काउंसलिंग कराएंगे, ऑब्वियसली बात है, हम आपको गाइड तो करेंगे ही पूरा कि आपके लिए क्या बेस्ट है, ठीक है। बट हाँ, ये एक फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना ही करना है। इसके बाद आता है बॉन्ड। अब ये बॉन्ड क्या है, इसको हम सर्विस बॉन्ड बोल देते हैं। तो सर्विस बॉन्ड बेसिकली एमबीबीएस के बाद कुछ स्टेट्स क्या बोलते हैं कि आपको इतने स्पेसिफाइड ईयर्स तक, इतने स्पेसिफाइड टाइम तक आपको हमारे यहाँ पे रूरल एरिया में क्या करना है, ज्वाइन करना है एज अ गवर्नमेंट डॉक्टर। तो आपको किसी रूरल एरिया में, किसी पीएचसी में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में या किसी और सेंटर में एज अ मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन करना है, और आपको उतने साल की मैंडेटरी सर्विस देनी ही देनी है। इससे पहले आप ना तो पीजी ज्वाइन कर सकते हैं, ना ही आप कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। बॉन्ड मैक्सिमम जगहों पे या तो 1 साल के होते हैं या 2 साल के होते हैं, बट कुछ होते हैं फ्री स्टेट्स जहां पे बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जितने भी एम्स हैं दे आर बॉन्ड फ्री, उनमें कोई बॉन्ड नहीं है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश है, कोई बॉन्ड नहीं है। उत्तराखंड है, कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। बिहार है, कोई बॉन्ड नहीं है। फिर 1 या 2 वालों में आ गए, राजस्थान आ गया, यूपी आ गया, ठीक है। इनफैक्ट मैक्सिमम जो स्टेट्स है ना वो आपके 1 या 2 साल वाले हैं, बट कुछ हैं 5 साल बॉन्ड वाले। यहां आता है हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा जो 2-3 साल पहले तक बॉन्ड फ्री स्टेट था, वो सडनली जंप करके 5 इयर्स के सर्विस बॉन्ड पे जा चुका है, ठीक है। तो अब समझ लो 5 साल का सर्विस बॉन्ड कोई छोटी बात नहीं होती है। अब ये बॉन्ड भी एग्जैक्टली क्या है, किस किस चीज में आपको इसको कैंसिल करा सकते हैं, पैसे का क्या अमाउंट होता है, वो अगेन आपकी रैंक क्या है उसके हिसाब से आपको डिटेल में समझाया जाएगा जब आप हमसे काउंसलिंग कराएंगे। बट हाँ, आपको बॉन्ड को भी डेफिनेटली कंसिडर करना है।
ठीक है, तो ये हो गया सेकंड फैक्टर जो आपको पता होना चाहिए। देन थर्ड फैक्टर जो मैक्सिमम लोग सोचते भी नहीं है वो ये कि आपको 5.5 साल अपनी लाइफ के एक जगह देने हैं, है ना। आप अभी मे बी 17, 18, 19 साल के होंगे और आप एमबीबीएस करके 24, 25 साल के निकलोगे, तो समझो आप एक बच्चे की तरह जा रहे हो, अब एक अडल्ट की तरह निकलोगे। तो आप अगले 5.5 साल एक जगह पे जाने वाले हैं। अब उस जगह का कल्चर कैसा है, उस जगह का खाना कैसा है, उस जगह की कनेक्टिविटी कैसी है, उस जगह की लैंग्वेज क्या है, ये सब बहुत ज्यादा मैटर करती है। अभी तो बहुत लोग शौक शौक में क्या करेंगे, सर मेरी रैंक तो आ गई है जी 1500, ये मेरी रैंक आ गई है 2000, और मुझे तो किसी ने बताया कि मुंबई का ना एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, मुझे वो मिल सकता है, या बैंगलोर का एक बहुत अच्छा कॉलेज है, मुझे वो मिल सकता है, मैं वहां जाके ज्वाइन कर लूंगा। अब बच्चा चला तो जाए, लेकिन मे बी वहां का वेदर उनको बिल्कुल पसंद ना आए, लैंग्वेज बिल्कुल समझ में ना आए, है ना, या फिर वहां का कनेक्टिविटी ऐसी है कि आपको अपने घर आने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी ऐसी जगह पे आपने कॉलेज ले लिया, तो ये भी आपको बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है ना, वो आती है मिडिल रैंकर बच्चों की, मिडिल एंड लोअर रैंकर। मतलब अगर आपकी रैंक मानो 12-13 हजार से ऊपर है, ठीक है, तो AIR अगर आपकी 12 से 13 हजार के ऊपर है ना, अब आपके जो सबसे टॉप प्रायोरिटी वाले कॉलेज होते हैं ना, वो यूजुअली आपको अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आपको कहीं और जाना होता है। तो आपके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बहुत लोग क्या एक बहुत बड़ी बेवकूफी करते हैं, मैं छोटे से एग्जांपल से देता हूँ कि अगर किसी के रैंक मान लो 22 हजार है, अब 22 हजार पे ना इस बच्चे को मे बी अपने यहाँ पे तो कोई बहुत ही पेरिफेरल कॉलेज मिलेगा, हाइपोथेटिकली यूपी में, ठीक है, बिल्कुल नया कॉलेज मिल रहा है, या फिर इसको मिल रहा है तमिलनाडु में, या इसको मिल रहा है आंध्र प्रदेश में, या इसको मिल रहा है कर्नाटका में, और यहाँ के भी इसको टॉप 5 कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, जो नए कॉलेजेस हैं, जो बाद के कॉलेज हैं वो मिल रहे हैं, ठीक है। अब बच्चा क्या करता है, मेरे अपने कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मेरी एडवाइस के बावजूद क्या किया, ना मानते हुए कर्नाटका का कोई एक रैंडम पेरिफेरल कॉलेज उठा लिया। अब उस पेरिफेरल कॉलेज में वेदर की बहुत प्रॉब्लम है ना, साल में पूरा टाइम गर्मी रहती है जी, कनेक्टिविटी है ही नहीं, ना डायरेक्ट ट्रेन है, ना डायरेक्ट बस है, ना डायरेक्ट फ्लाइट है, उनको लगभग लगभग 18 से 20 घंटे लग जाते हैं अगर उनको करनाल आना होता है, अपने घर आना होता है, ठीक है। लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम है, खाने की बहुत प्रॉब्लम है, सारी ही बहुत प्रॉब्लम है, 5.5 साल तक उन्हें बहुत प्रॉब्लम रहती है। इनको मैंने रिकमेंड किया, एक कॉलेज है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में, कैपिटल सिटी में। अब जैसे ही मैं बच्चों को एग्जांपल देता हूँ ना, सबसे पहला रिएक्शन बच्चों से पहले पेरेंट्स का आता है, ना सर बहुत दूर है, ये तो बहुत ही दूर है। भाई आपको तैर के थोड़ा ना जाना जो बहुत दूर है, इसकी दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट है 3 घंटे की, ठीक है, 3 घंटे में आप दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर पहुंच सकते हैं। 18 से 20 घंटे की जगह आप एयरपोर्ट पहुंचे, 3 घंटे में अपने कॉलेज में हो, ठीक है। यहाँ आपको टॉप 5 का कॉलेज भी नहीं मिल रहा है, ये इकलौता कॉलेज है इस पूरी यूनियन टेरिटरी का, तो ऑब्वियसली बात है नंबर 1 कॉलेज हो गया यहाँ का। जितने रिसोर्सेज यहाँ की गवर्नमेंट देगी मेडिकल कॉलेज के लिए वो यही मिलेंगे, ठीक है। कल्चर बिल्कुल अपने जैसा, लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, खाना सारा अवेलेबल, वेदर बहुत ही बढ़िया, है ना। पर क्यों नहीं ले रहे हैं लोग, क्योंकि सर दूर बहुत है, किलोमीटर्स में डिस्टेंस देख लिया, टाइम में नहीं देखा। तो ये वाली बेवकूफी नहीं करनी है, आपने ये नहीं देखना कि कॉलेज डिस्टेंस वाइज आपसे कितना दूर है, आपने टाइम देखना है, और आपने ये नहीं देखना कि कॉलेज की रैंकिंग कहां पे है, ठीक है। कॉलेज की रैंकिंग मैं मानता हूं एम्स दिल्ली के बाद मैटर करनी बंद हो जाती है, ठीक है। यस, आपको अगर एम्स दिल्ली मिल रहा है, ऑब्वियसली बात आपको ले लेना चाहिए, है ना, उसमें लगभग हर एक चीज आपके फेवर में है, बट उसके जस्ट बाद कॉलेज की रैंकिंग बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है। आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, सिटी को लेके, पीजी को लेके, बॉन्ड को लेके, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं रखूंगा मे बी कॉलेज की रैंकिंग, तो आप समझ लो मैक्सिमम लोग इसको सबसे ऊपर रखते हैं, जबकि मेरे लिए सबसे नीचे रहनी चाहिए। तो ये है आपके फैक्टर्स टू कंसीडर। अब ऑब्वियसली बात है, लगभग हर एक बच्चे के माइंड में डाउट्स आ गए होंगे कि सर अब हमारा क्या होगा, हमारी रैंकिंग में हमें क्या बेस्ट मिलेगा। तो उन सब के लिए जितने बच्चे हम लोगों से काउंसलिंग करवाएंगे, अब समझो काउंसलिंग में आपकी ऑल इंडिया कोटा भी हो गया, आपका स्टेट कोटा भी हो गया, ठीक है। 4 राउंड इसके हो गए, 4 राउंड इसके हो गए, तो 8 राउंड हैं, इनमें आप कम से कम 3-3 के लिए एलिजिबल हैं ही, 6 राउंड तो हर एक बच्चा करवाएगा ही करवाएगा, कुछ बच्चे 4-4 के लिए एलिजिबल होंगे। अब इसकी जो आपकी काउंसलिंग के हमारे प्रोफेशनल चार्जेस हैं, दे आर वेरी मिनिमल, ठीक है। अगर आप कहीं भी किसी काउंसलर के पास जाओगे, एटलीस्ट 40,000 to 50,000 एक जनरल जो प्राइस है वो होता है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ 15,000 में दोनों चीजें करवा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा भी, स्टेट कोटा भी। अब इसमें क्या रहने वाला है, क्या क्या इंक्लूडेड होगा, तो सबसे पहले हमारे जो जूनियर काउंसलर्स हैं वो आपसे कनेक्ट करेंगे, वो आपकी डिटेल्स लेंगे, आपके क्या प्रेफरेंस है वो आपसे पूछेंगे। फिर जो सीनियर काउंसलर्स हैं, अब सीनियर काउंसलर्स में एक मैं हूं और एक कांठेड़ सर हैं, हम में से किसी के साथ आपकी एक जूम मीटिंग होगी, ठीक है। हम 1 to 1 बैठेंगे,
आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। आप फिर आपके जो डाउट्स होंगे, जो क्वेरीज होंगे, आप हम लोगों से पूछोगे और उसके हिसाब से हम आपको एक फाइनल चॉइस लिस्ट बना के देंगे। दो आपकी चॉइसेस होने चाहिए, ठीक है। ये हर एक राउंड की हम आपको सेपरेटली प्रोवाइड करेंगे, तो मतलब हर एक राउंड की आपको चॉइस फिलिंग जो होगी, लिस्ट होगी, वो हमारी तरफ से सेपरेटली मिलेगी, बट जो प्राइस है वो इसी में इंक्लूडेड, ठीक है। तो 15,000 में आपका ऑल इंडिया कोटा है, प्लस जो आपका नेटिव स्टेट है, एक स्टेट। अब अगर कोई बच्चा दो स्टेट्स के लिए एलिजिबल है, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा के लिए भी एंड दिल्ली के लिए भी, तो पर एक्स्ट्रा स्टेट 5,000 रुपीज है, ठीक है। तो 15,000 ऑल इंडिया प्लस वन स्टेट, एक्स्ट्रा स्टेट के लिए 5,000 है। दिस इज द फीस फॉर गवर्नमेंट एमबीबीएस एंड गवर्नमेंट बीडीएस, ठीक है। इवन जो आपके डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जो एमसीसी के थ्रू मिलते हैं, उनके लिए भी हमारी सेम फीस है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है डॉक्यूमेंट्स को लेके, कोई भी आपका डाउट है अगर अपनी किसी भी प्रोसेस को लेके, तो हम आपको एक डेडिकेटेड नंबर देंगे हमारी टीम का। वो डेडिकेटेड टीम आपको सुबह से शाम तक अवेलेबल रहेगी। आपका कोई भी डाउट उनको डायरेक्ट कॉल करके उनसे अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हैं, जिससे चॉइसेस भरते हुए या डॉक्यूमेंट्स में आपकी कोई भी कमी ना रह जाए, ठीक है। आज जितने बच्चे वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उनके लिए इवन इस प्राइस पे 10% का और स्पेशल डिस्काउंट है। उसके लिए जो आपको कूपन कोड है वो है, ध्यान से लिख लो, नीट वेब 2026। बट ये लिमिटेड सीट्स का ही है, जितना जल्दी हो सके मैं भी ग्रुप पे इसका लिंक डालने वाला हूँ, जाके रजिस्टर कर लीजिए, ये कूपन कोड लगा लीजिए, आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट काउंसलिंग एंड आपके क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए। कांटेड सर, आप अगर कुछ ऐड करना चाहेंगे। और थैंक यू सर। बस इसमें एक और ऐड करना चाहूँगा, जो हम इनको चॉइस फिलिंग लिस्ट देने वाले हैं वो हमारी एआई सपोर्टेड लिस्ट रहेगी। मैक्सिमम एक ग्रीन जोन कॉलेज लिस्ट बना के देंगे जो जो इनको मिलने के चांसेस होंगे। उनमें ये मीन्स आपने, अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे पास 200 कॉलेजेस की लिस्ट है, उसमें से जो बेस्ट जो है आपकी चॉइस है, जो हमारी काउंसलिंग टीम इनसे बात करके इनकी चॉइसेस पूछेंगे, और उसके बाद एक बेस्ट 40 to 50 कॉलेजेस का एक लिस्ट होगा जो ग्रीन जोन, जिसको हम ड्रीम कॉलेज, ड्रीम लिस्ट बोलते हैं, वो ड्रीम लिस्ट हमको प्रोवाइड करेंगे। और आई थिंक दैट इज ऑल। कुछ चेक बॉक्स में कुछ क्वेरीज हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है, बट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आपको टीसी देना होगा। बट जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपको एक बार माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होता है। दैट मीन्स आप जब टीसी ले रहे होते हैं तो मोस्टली उसके साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है, वन थिंग। एंड द नेक्स्ट थिंग, आप डिजी लॉकर में ये सारी चीजें अवेलेबल होती है तो निकाल सकते हैं। हाँ बच्चों, मैं अभी ना एक नंबर आपके ऐड करने ग्रुप में डालने वाला हूँ, 3 नंबर्स। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप इन नंबर पे बात कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इन नंबर पे आप करके आज का रजिस्टर कर सकते हैं। और 10% का जो ऑफ है वो सिर्फ आज तक वैलिड है, तो अभी जाकर रजिस्टर कर लो और आपको ये जो कोई भी प्रॉब्लम होगी इन नंबर से आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ग्रुप में कोई नहीं है अगर, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मैं मैसेज डाल रहा हूँ, ठीक है। या एक काम करो, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, आप ये नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, आप इनको बोल के ग्रुप में ऐड हो जाइए, और जो डाउट्स वाला ग्रुप है, जो डाउट वाले नंबर है, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जनरल कैटेगरी रैंक का कोई यूज नहीं है बेटा, ठीक है। एक बच्चा 2 स्टडी एक साथ काउंसलिंग कर सकता है अगर आप डोमिसाइल एक स्टेट का रख रहे हैं और 11th एंड 12th आपने दूसरे स्टेट से की है। हाँ, एक है माइग्रेशन एंड टीसी के बारे में। जैसा मैंने पहले बताया, टीसी कंपलसरी है, माइग्रेशन एनी हो आपको सबमिट करना होता है। मोस्टली स्कूल्स टीसी के साथ माइग्रेशन दे देते हैं। जो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, टीसी जो है वो स्कूल देता है, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो बोर्ड देता है। तो बेटर रहेगा कि दोनों एक साथ ले जाएं। इट्स नॉट कि हाँ टीसी कंपलसरी है, माइग्रेशन एनी हो आपको बाद में सबमिट करना होता है, तो वो ले लेना चाहिए साथ में। जनरल कैटेगरी के अलावा बाकी सब में आपका जो क्या कहते हैं कैटेगरीज है, उनमें जो कैटेगरी रैंक है वो मैटर करती है, ठीक है। स्ट्रे राउंड की एलिजिबिलिटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक है। राउंड 3 के एंड तक आपके पास कोई कॉलेज नहीं होना चाहिए, किसी कॉलेज के अलॉटमेंट में आपका नाम ना हो, चाहे स्टेट में चाहे ऑल इंडिया में। अगर आपका नाम किसी भी लिस्ट में आ गया, स्टेट के राउंड 3 में या ऑल इंडिया के राउंड 3 में, आप स्ट्रे राउंड से बाहर हैं, ठीक है। पीजी कोटा सेंट्रल एंड एम्स में भी है, यस पीजी कोटा हर जगह है। पीजी कोटा ऐसे नहीं कि इसमें है इसमें नहीं है, पीजी कोटा हर जगह है, बट पीजी में कंपटीशन हर जगह सेम नहीं है। इवन सेम स्टेट में बिल्कुल अलग 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 है। दिल्ली में डीयू में बिल्कुल अलग है, आईपीयू में बिल्कुल अलग है। तो ये सारे जो बिल्कुल फाइन चीजें हैं, तो जो बच्चे हम लोगों से काउंसलिंग करवाएंगे उनको हम बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। चलिए, तो बाकी डाउट्स के लिए आप रजिस्टर कर लीजिए और लेट्स सी, ठीक है। मिलते हैं आपसे जब आपकी काउंसलिंग हम लोग करवाएंगे। एमबीबीएस बीडीएस एक साथ, कुल एक साथ होते हैं। एमबीबीएस और बीडीएस की एक ही लिस्ट बनती है,
ठीक है, काउंसलिंग एक साथ होगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट है तो मैं नंबर डाल रहा हूँ ग्रुप में, आप एक बार बात कर लीजिए। बाय बाय। थैंक यू ऑल, थैंक यू।